हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं संस्था की परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं की चर्चा करें कि आखिर संस्था होती क्या है। आप बहुत सारा सुने होंगे, कोचिंग संस्था, ठीक है, वगैरह बहुत सुने होंगे। तो ये संस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे और इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग देखेंगे कि संस्था का अर्थ, कि संस्था है क्या। मैं आपको पहले ही समझा देना चाहूँगा कि संस्था क्या होती है, ठीक है। देखो दोस्तों, आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोचिंग में जितने सारे टीचर हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं, सबको अगर मिलाकर के एक ग्रुप के रूप में बनाएंगे ना, तो हमारा एक समूह कहलाएगा, ठीक है। कि एक समूह है विद्यार्थियों का या तो शिक्षकों का समूह है। लेकिन हम उसी कोचिंग को एक समूह के रूप में भी बोल सकते हैं और उसी कोचिंग को हम एक संस्था के रूप में बोल सकते हैं। संस्था के रूप में हम तब बोलेंगे जब हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं और हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम ये नौकरी को करेंगे, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ये जॉब को करेंगे, या तो फिर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम गरीबी को मिटा दें, ठीक है। ठीक है, मतलब जब हमारा कुछ उद्देश्य रहता है ना, तो उसको हम लोग संस्था बोलते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें कि बस इतने लोग हैं तो हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। और हमारा कुछ तौर तरीके होते हैं, कोई भी चीज़ों का एक उद्देश्य होता है ना, कोई भी चीज़ों का करने का एक उद्देश्य जो होता है उसको हम लोग संस्था बोलते हैं, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीका से समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। संस्था का अर्थ क्या होता है, देखो, समाज में दो प्रकार के हित होते हैं। हित का मतलब होता है, जैसे मान लो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे पहले रास्ता बनना चाहिए, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं पहले यहाँ पे चापाकल होना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हित है। हित मतलब एक तरह से डिमांड समझो, ठीक है। तो समाज में दो प्रकार के हित होते हैं, एक होता है सामान्य हित और एक होता है विशिष्ट हित। सामान्य मतलब नॉर्मल और विशिष्ट मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल पे, ठीक है। दो प्रकार का हित समाज में पाया जाता है। निश्चित सी बात है, समाज में या तो एक सामान्य हित होगा, समान डिमांड होगा, या तो एक विशेष प्रकार की डिमांड होगा, ठीक है। अब देखो, समान हित समान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब देखो, समान हित का मतलब क्या होता है, ये समान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि विशिष्ट हित में किसी विशिष्ट यानी कोई एक खास प्रकार की आवश्यकताओं का पूर्ति किया जाता है, ठीक है। समान हित मतलब छोटे लेवल पर और एक विशिष्ट हित मतलब होता है एक बड़े लेवल पर, ठीक है। समान हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को समुदाय कहते हैं। देखो, जो समान हित होता है मतलब एक नॉर्मल जो हमारा हित होता है, उसके लिए जो हम लोग संगठन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। समझ गए कि एक नॉर्मल सा जो हम लोग एक नॉर्मल हित के लिए जो पूर्ति करने के लिए जो हम लोग संगठन बनाते हैं, उसको हम लोग समुदाय बोलते हैं। लेकिन उसी को अगर हम विशेष हितों की पूर्ति के लिए बड़े लेवल पर चीज़ों को पूर्ति करने के लिए बनाए गए संगठन को हम लोग समिति कहते हैं। तो छोटा लेवल पर समुदाय, उससे बड़ा समिति। ध्यान रखना, छोटे लेवल पर क्या होता है, समुदाय होता है। जब कोई एक खास प्रकार की आवश्यकता को पूर्ति किया जाना हो तो उसको हम लोग समुदाय बोलते हैं। और एक बड़े लेवल पर एक विशेष हितों की जब आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है ना, तो उससे जो हमारा संगठन उसको बनाया जाता है ना, वो समिति होता है। जैसे मान लो कि हमें बहुत बड़ा एरिया को चलाना है, तो हमें जिला बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या एक गांव को चलाना, तो क्या गांव को चलाने के लिए हम लोग जिला का दर्जा देंगे? नहीं देंगे। और जिला को चलाने के लिए गांव का दर्जा नहीं देंगे। गांव एक छोटे लेवल पर हो गया और जिला एक बड़े लेवल पर हो गया। वैसे ही यहाँ पे समुदाय और समिति है। समुदाय में छोटे लेवल पर हितों का काम होता है और समिति में बड़े हितों पे काम होता है। अब यहाँ पे ना तो मुझे समुदाय का परिभाषा पढ़ना, ना तो समिति का, बल्कि पढ़ना है संस्था का। तो ध्यान देना, यहीं से आपका बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि समाज में दो प्रकार के हित होते हैं, एक छोटा हित, एक बड़ा हित, समझो, ठीक है, अपने भाषा में। अब छोटा हित को हम लोग समुदाय कहते हैं और बड़ा हित को हम लोग समिति कहते हैं। तो इसका मतलब ये बात निकल कर आ रहा है कि समाज में दो प्रकार का हित होता है, यानी दो समुदाय होता है, सॉरी, एक होता है समाज में दो क्या क्या होते हैं, समुदाय होते हैं और समिति होते हैं, ठीक है। जो समाज होता है उसमें दो संगठन होते हैं, या तो समुदाय हो सकता है या तो समिति, मतलब एक छोटे लेवल पर या तो बड़े लेवल पर। अब यहाँ पे देखो, अब आगे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इन जो विशेष प्रकार के उद्देश्य या हितों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियाँ, प्रणालियाँ आदि उपयोग में लाई जाती है, उसे हम संस्थाएं कहा जाता है। देखो, समाज में दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक समुदाय, समिति। समुदाय छोटे लेवल पर, समिति बड़े लेवल पर। लेकिन ये तो समुदाय बना दिया गया, कुछ लोगों का समुदाय बना दिया गया, समिति बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे लोगों के हितों का, लोगों के जो उद्देश्य है, उसको कार्य रूप देने के लिए, उसको कार्य करने के लिए, जैसे मान लो समुदाय के लोगों ने ये डिमांड किया कि नहीं रास्ता बनाना है, तो वो लोगों ने डिमांड कर लिया, बट उसको कार्य रूप देने के लिए कैसे करना है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या करना नहीं करना, एक कार्य रूप देने के लिए जो भी तौर तरीका को अपनाया जाता है, जो विधि अपनाया जाता है, जो प्रणालियाँ
लाया जाता है, ठीक है। इन सभी आदि चीज़ों को जो उपयोग में लाई जाती है ना, उससे हम लोग संस्था बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग 3 चीज़ों को ध्यान रखना, समुदाय, समिति, संस्था। समुदाय समिति एक नॉर्मल सी एक संगठन होता है, ठीक है। और समुदाय समिति में क्या होता है, जो दोनों संगठन होता है ना, इनके कार्यों को कार्य रूप देने के लिए, यानी कि इनके जो हित होते हैं, इनके जो उद्देश्य होते हैं, उसको कार्य रूप देने के लिए कोई भी जो तौर तरीका अपनाया जाता है उसको हम लोग संस्थाएं बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग नीचे देखो, सबसे नीचे समुदाय प्लस समिति, दोनों हमारा समाज में रहता है। और समुदाय और समिति में जो भी चीज़ों को उद्देश्य रहता है कि जैसे हमें रास्ता बनाना है, तो वहाँ का समुदाय और समिति का उद्देश्य क्या हो गया, रास्ता बनाना। तो इस जो रास्ता बनाना, ये जो हमारे उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए, इसको कार्य रूप देने के लिए, यानी कि रास्ता बनाना ही बनाना है, तो इसको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सा साधन की ज़रूरत है, कौन सा तौर तरीका अपनाना, कौन सा विधि, कौन सा प्रणालियाँ इत्यादि चीज़ों का जो उपयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, संस्था बोलते हैं। तो समुदाय प्लस समिति, दोनों को कार्य रूप देने के लिए जो तरीके अपनाया जाता है, कार्य रूप देने के लिए जो तरीके अपनाया जाता है, उसे हम लोग संस्था बोलते हैं। तो ये चीज़ें हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्य रूप देने के लिए, ठीक है, हम लोग कोचिंग में जाएंगे, बैठेंगे और आ जाएंगे तो हम लोग एक संस्था संगठन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उनको हम एक हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम निकालना, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, कोई भी विधि का उपयोग करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं या तो आध करके जाते हैं। तो ये सब हमारा एक विधि हो गया, तौर तरीके हो गया, प्रणाली हो गया, साधन हो गया। तो ये सब चीज़ों को जो उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम लोग संस्थाएँ कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं संस्था की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने संस्था की अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, जो कि हम लोग देखते हैं एलरिज के अनुसार। आखिर जो एलरिज विद्वान थे, एलरिज एक समाजशास्त्री व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या कहा संस्था के बारे में, तो इसने कहा सामाजिक संस्थाएं जो मनुष्य को मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। मतलब एलरिज का सीधा सीधा कहना है कि देखो, समाज में व्यक्ति रहते हैं और व्यक्तियों की जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करने के लिए जो निर्मित किया जाता है ना, जो निर्माण किया जाता है, उसे संस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संस्था क्या होती है, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना। क्योंकि समुदाय, और हम लोगों ने एक और चीज़ें पढ़ रखा था, समिति, समुदाय और समिति में जितने भी सारा कार्य होता है उसको कार्य रूप देने के लिए ही हमें संस्था का यूज करते हैं ना। तो इसका वेरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है उसका नाम है बेबलिन। बेबलिन ने क्या कहा, इसने कहा संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं। मतलब इसने ये कहा कि जो संस्था है ना, वो सामान्य जनता में, मतलब एक नॉर्मल सा जनता में, नॉर्मल सा लोगों में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं। मतलब जो हम अपने मन में विचार करते हैं, ठीक है, हम अपने मन में जो विचार करते हैं ना, वही हमारा क्या है, संस्था है। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता कैसे बनाना है इसके प्रति हम लोग मन में विचार करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक संस्था हो गया, ठीक है। तीसरा मैकाइवर एंड पेज के अनुसार से, ठीक है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार से जो दो समाजशास्त्री, इसने क्या कहा, तो संस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है कि संस्था कार्य प्रणाली के उस प्रतिष्ठ स्वरूप अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं का विशेषताएं स्पष्ट करती है। मतलब जो समूह की क्रियाएं की विशेषताएं स्पष्ट करती है, ठीक है। यानी कि समूह की क्रियाएं, जो एक समूह है उसका क्या क्रियाएं हैं, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करती है कि वो काम कैसे किया जाना है, उनकी विशेषताओं को क्या करती है, स्पष्ट करती है, उसको हम लोग संस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 परिभाषाएं बताया है, ठीक है। आपको अगर 2 पे आसान लगता है तो आपको एग्जाम में 2 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल एग्जाम का तैयारी दे रहे हैं, जैसे BA, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप लोग 2 भी लिख सकते हैं, आपका अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि कोई भी अगर समाजशास्त्री जिस प्रकार से परिभाषा देता है उसी प्रकार से ही आपको याद रखना चाहिए, उसमें कोई भी आपको आसान हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो समाजशास्त्री ने बोला इसके बारे में वैसा ही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये हार्ड और ईजी नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसको, कोई भी समाजशास्त्री का जो देते हैं, ठीक है, परिभाषा उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संस्था की विशेषताएं या तो फिर आवश्यक तत्व कि संस्था की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं एवं आवश्यक तत्व है, ठीक है। विशेषताएं बोलो या तो फिर आवश्यक तत्व बोलो, बात एक ही पड़ता है। हो सकता है दे देगा संस्थाएं की विशेषताओं को वर्णन करें या तो फिर संस्था की आवश्यक तत्वों की वर्णन करें, तो दोनों एक ही है, ठीक है। पहला इसका विशेषता है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के अभाव में संस्था का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब देखो, हर एक संस्था के कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है।
बिना उद्देश्य के ये संस्था चल ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ये मिट जाएगा फिर बिना कोई उद्देश्य के। तो इसका एक निश्चित उद्देश्य रहता है। निश्चित नियम, प्रत्येक संस्था कुछ निश्चित नियमों को अपनाती है। सही नियम एवं एक संस्था को दूसरी संस्था से पृथक करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, प्रत्येक संस्था कुछ निश्चित नियमों को अपनाती है। अगर वो नियम को नहीं अपनाएगा ना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हर एक संस्था एक निश्चित नियम का क्या करती है, अपनाती है। तीसरा, प्रतीक, और हर एक संस्था का प्रतीक होता है। जैसे आप मान लो कोचिंग, मान लो कि कोचिंग संस्था है, स्कूल है, अलग अलग है, तो हर एक चीज़ों का अलग अलग आप लोगो देखे होंगे। लोगो मतलब प्रतीक, चिन्ह। तो प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक आवश्यक होता है। बिना प्रतीक का कोई संस्था हो ही नहीं सकता। मतलब अलग अलग चीज़ों का अलग अलग एक क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है। स्वीकृति एवं अधिकार, देखो ये क्या, संस्थाएं समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। देखो संस्था किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, समूह के द्वारा। जैसे मैंने बताया समिति होता है, समुदाय होता है, तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे काम करना है, लेकिन उसके लिए जो कार्य प्रणाली अपनाया जाएगा, जो कार्य रूप दिया जाता है, वो संस्था होती है। तो संस्था के ऊपर बढ़ करके हमारा एक समूह रहता है। ठीक है। तो समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, किसको, संस्था को। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप मान लो कि आपको रोड बनाना है, तो आप एक संस्था हो गया रोड बनाने वाला। ठीक है, लेकिन क्या आप इसका उल्लंघन करेंगे नियम कानून को? नहीं, आपको कायदे कानून में रह करके ही काम करना है। ठीक है, तो इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है, ये समूह इन्हें कुछ अधिकार देता है। जो इनका समूह रहता है वो कुछ इससे अधिकार देता है। ठीक है, जिसमें संस्थाएं अपना उद्देश्य को पूरा करती है। जिससे क्या होती है, संस्थाएं अपना जो उद्देश्य उसको मिलता है, जैसे रास्ता बनाने का उद्देश्य मिला तो उसको क्या करेगी, वो पूरा करेगी। ठीक है। पांचवा, ढांचा। बिना उचित ढांचे के कोई भी संस्था विकसित नहीं हो सकती है। ढांचे से तात्पर्य उन नियम अथवा कार्य प्रणाली से जिनके द्वारा संस्था का कार्य चलता है तथा उद्देश्य प्राप्ति होती है। मतलब देखो एक ढांचा होना चाहिए। अब ढांचा का मतलब क्या हो गया कि वो नियम कानून अथवा वो कार्य प्रणाली जिसके द्वारा संस्था का कार्य चलता है। ठीक है, तथा उद्देश्य प्राप्ति होता है। ठीक है, वो चीज़ों का बिना उचित ढंग का अगर वो संस्था क्या करती है, नियमों को, कार्य प्रणाली को अगर अच्छे ढंग से नहीं करती है तो कहीं ना कहीं मिटने के चांसेस रहता है। तो संस्थाओं को चाहिए कि वो एक उचित ढंग से, उचित ढांचा के माध्यम से क्या करती है, कार्य को आगे की ओर ले जाती है। छठा, सामूहिक प्रयास। ठीक है, सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा ना करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। मतलब क्या संस्थाएं इसलिए बनाई जाती है कि कोई एक व्यक्ति का लक्ष्य को पूरा किया जाए? नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, विशेष के मतलब ये कुछ खास लोगों का। तो कुछ खास लोगों के लिए संस्था नहीं बनती, बल्कि सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। सामूहिक मतलब जितने सारे समूह में आ जाता है, सभी लोगों के लिए समझो। ठीक है, तो इस कारण संस्था का विकास या अवंती व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती है। मतलब क्या कि इसलिए संस्था का किसी एक विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये अवनति मतलब बहुत सारे लोगों पर क्या होती है, आधारित होती है, ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके इसका। सुपरिभाषित उद्देश्य। देखो प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। मतलब एक इसका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ना संस्था का निर्माण किया जाता है। हमें रास्ता बनाना था, हम संस्था का निर्माण कर दिए। तो आखिर संस्था का निर्माण किस लिए किए? ताकि हमारा रास्ता बने, हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, रास्ता वाला। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित व स्पष्ट होते हैं। और जो हमारा संस्था होती है ना, उसका जो उद्देश्य रहता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा संस्था का महत्व देख लेते हैं। हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन तो मुझे 15-16 नंबर में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, संस्था का महत्व। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। देखो संस्था द्वारा मानव के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, मानव को कैसे क्या करना नहीं करना, इस पर नियंत्रण रखता है कौन? संस्थाएं। संस्कृति की वाहक। देखो सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था का अंग होती है। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होती है। सामाजिक संस्था के नियम व पद्धतियां संस्कृति के गुणों को दर्शाते हैं। संस्थाओं के द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मतलब देखो हमारा संस्थाएं क्या करती है ना, संस्कृति की वाहक है, मतलब संस्कृति को देखभाल करने वाला। हम अपने संस्कृति को हमारे बाल बच्चे फिर उनके बाल बच्चे तक पहुँचता है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा समाज में समिति समुदाय के माध्यम से ही पहुँचता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति की वाहक भी है, जिसके माध्यम से हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, सामाजिक अनुकूलन में सहायता। अनुकूलन मतलब हो गया, देखो सामाजिक संस्थाएं अपने नियमों द्वारा व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। मतलब क्या होता है, संस्था क्या करती है ना, जब समाज में कोई कठिन परिस्थिति आ जाता है तो उस टाइम कैसे रहना नहीं रहना है, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बैलेंस कर लेना और अच्छे परिस्थिति में भी अपने आप को बैलेंस कर लेना। तो ये चीज़ें हमें समाज में कौन सिखाता है? संस्थाएं सिखाती है कि हमें किस प्रकार से कठिन या आसान परिस्थितियों में हमें
बैलेंस करके खुद को अनुकूल करके रहना है। ठीक है। चौथा है मार्गदर्शन करना। संस्था के द्वारा दिया गया विधि के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इससे हमें क्या होता है, हमें व्यक्तियों को हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस प्रकार से कार्य प्रणाली को करना और किस प्रकार से नहीं करना है। पांचवा, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति। देखो, सामाजिक संस्था का पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना। संस्था किस लिए बनाई जाती है? ताकि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संस्था का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये टोटल जो हमारा संस्था किसे कहते हैं ये खत्म हो गया दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार से आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है कि मैं समझाने वक्त आपको किसी प्रकार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि आपको अच्छा ना लगे, आपको अच्छा लग भी सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है। ठीक है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग भी आप लोग के जैसा हम लोग भी अपना मुंह से ही बोलकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई इसमें आपको मिस्टेक किया तो किसी भी तरीके से त्रुटि अगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मेरा बताने का लैंग्वेज कैसा है, मेरा बताने का तरीका कैसे है, कहाँ पे मैं और सुधार कर पाऊंगा। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।